कांग्रेस का रिलायंस जो है जाट वोट बैंक पर, वो थोड़ा सा जो है उनको फेल कर गया, वो जो जिस पे ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस अब नेगोशिएट नहीं कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ सहयोग नहीं किया, तो अब आने वाले जो राज्यों की राजनीति है उस पर उनको समझौता करना ही पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने आप ही मिल गया है। रही बात कांग्रेस की 6 सीट की बात, तो झारखंड में अभी भी जेएमएम का दबदबा बना हुआ है। नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। हरियाणा में कौन से मंत्रियों की, कौन से नेताओं की किस्मत खुलने वाली है, कौन से पिछली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं जिनको दोबारा मौका मिलेगा, और हरियाणा की राजनीति में इन दिनों क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री को लेकर क्या बातचीत चल रही है, कैबिनेट मंत्रियों को लेकर क्या बातचीत चल रही है, और जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या जम्मू कश्मीर में एलजी और जो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनेंगे उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही तरीके से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए मेरे साथ अरुण सर है रोजाना की तरह। तो सर, सबसे पहले शुरुआत हरियाणा से करते हैं। कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी किस्मत खुल सकती है और वो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? लेटेस्ट नाम जो अभी चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कौन से नेता हैं वो? देखिए, हरियाणा की राजनीति में मैं तो यूँ कहूँगा कि बहुत सारी सिचुएशन जो है बदली हुई है, और बीजेपी ने जिस तरह से लोगों का चुनाव किया और 40% लोगों के टिकट काटे थे उन लोगों ने, तो ये पूरी की पूरी तरह से आपने देखा उस कैबिनेट के लिए और मुख्यमंत्री के सिलेक्शन के लिए आपने देखा होगा कि होम मिनिस्टर खुद उसके पर्यवेक्षक बने हुए, उनके साथ में आपने देखा होगा इतना प्रोमिनेंट चेहरा जो है वो, और दूसरे जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं अजय, वो दोनों लोग वहाँ के पर्यवेक्षक बनाए गए। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो सिचुएशन है इतनी आसान नहीं दिख रही है। और सिचुएशन में आपने देखा होगा कि 2 प्रबल उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर के, जबकि पार्टी ने पहले ही नायब सिंह सैनी को एक तरह से चीफ मिनिस्टीरियल फेस बना दिया था, फिर भी 2 लोग आपने देखा होगा कि इंद्रजीत सिंह और दूसरे जो है वहाँ से अम्बाला कैंट से जो विधायक हुए हैं अनिल विज जी, 2 लोगों का नाम उन्होंने तो खुद खुले तौर पे कहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर के पद का प्रत्याशी हूँ। तो इस तरह की स्थितियों में जो है सीनियर लीडर्स को डिप्यूट किया जाना और कैबिनेट की बात आप कर रहे हैं, तो वो बीजेपी में जो एक सिस्टम है उसके तहत वो लोग सुलझा लेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी से नामों को लेकर चर्चा कहना जो है, जाहिर सी बात है वहाँ कई फैक्शंस हैं, कुछ लोगों के चाहते नायब लोग सिंह सैनी ही बनेंगे सर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और तीसरी बार सरकार लाना इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ये पॉसिबल हो पाया है नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की वजह से। तो ऐसे में तो उनको नहीं हटा सकती बीजेपी। देखिए नायब सिंह सैनी उस चुनावी जो रणनीति, जो ब्रॉडर चुनावी रणनीति थी, उसका एक हिस्सा थे जी। ओबीसी चेहरा, मैक्सिमम ओबीसी जो नेताओं को टिकट देना, उसके साथ में जो है जो जाट वोट बैंक था उसको एक तरह से वो जाट वोट बैंक को किनारे कर देना, क्योंकि जाट वोट बैंक सबसे प्रभावी है। और उनकी जो बीजेपी की स्ट्रेटजी शुरू से चल रही थी, जो कि पिछले 2 चुनाव में भी उन्होंने वही स्ट्रेटजी नॉन जाट वोटर्स पे जो डिपेंडेंस बीजेपी ने दिखाई, वो स्ट्रेटजी काम की, और ज़्यादातर जगहों पर जो है वोट का स्प्लिट हुआ। इसी वजह से कांग्रेस का रिलायंस जो है जाट वोट बैंक पर, वो थोड़ा सा जो है उनको फेल कर गया, वो जो जिस पे ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। लेकिन हम लोग कहेंगे कि हरियाणा की राजनीति और उसके जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद बहुत सारा असर पड़ा है पूरे देश की राजनीति पे, एक तरह पूरे देश से आने वाले जो प्रदेशों में चुनाव है उसके ऊपर असर पड़ गया है। क्योंकि आपने देखा कांग्रेस इस समय बैकफुट पे है। कांग्रेस को जो फैक्शन रिडन कांग्रेस थी, उनको पता चल गया कि जो आपस के जो मनमुटाव हैं, आपस के जो फैक्शन है पार्टी में जो है, वो किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं पार्टी को। जो पार्टी एक तरह से श्योर थी कि जो उसको सत्ता में वापसी हो रही है, उसको उनकी पूरी की पूरी रणनीति धरी रह गई, और सिर्फ आपस के स्वार्थ की वजह से वो लोग उससे वंचित रह गए। सर, हरियाणा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का ग्राफ, माफ कीजिए कांग्रेस का ग्राफ गिरा है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति पे इसका कितना असर पड़ेगा? महाराष्ट्र में जब सीट शेयरिंग की बात होगी महाविकास अघाड़ी के बीच में, तो वहाँ पर क्या कांग्रेस कमजोर नजर आएगी इन चुनाव की वजह से? इस चुनाव के बाद से मैं कहूँगा कि आपने देखा होगा उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन, विभिन्न पार्टीज का जो रिएक्शन आया, उससे आप एसेस कर सकते हैं कि कांग्रेस को किस तरह से नसीहतें मिली हैं। आम आदमी पार्टी ने कह दिया उसी दिन, वो लोग दिल्ली में बिल्कुल एक तरफा अकेले दम पे चुनाव लड़ने के लिए चले गए। आपने देखा होगा कि उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया, और तुरंत उसके बाद उन्होंने जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है वहाँ 10 सीट पे, तो उस 6 पे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए। पहले हो रहा था कि हो सकता है 50-50 पे समझौता होगा, लेकिन कांग्रेस के कमज़ोर पड़ते ही, और कांग्रेस ने उनको जो है कुछ इलाकों में जहाँ पर वो डिमांड कर रहे थे हरियाणा में कि साहब हमको जो एटलीस्ट 5 सीट दी जाए, उस पर तैयार नहीं हुई। तो
चूंकि कांग्रेस ने यहाँ सहयोग नहीं किया तो अब आने वाले जो राज्यों की राजनीति है उस पर उनको समझौता करना ही पड़ेगा। रही बात महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ में उद्धव ठाकरे ग्रुप है शिवसेना का, उसमें शिवसेना ग्रुप कह रहा है कि साहब हम जो एक चीफ मिनिस्टीरियल फेस डिक्लेयर किया जाए, और उसमें ज़्यादातर लोग चाह रहे हैं, वो जो उनका दबाव बनाया जा रहा है कि उनको जो है उद्धव ठाकरे को एक तरह से चीफ मिनिस्टर का फेस बना दिया जाए। लेकिन उसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, क्योंकि अभी आपने उसके बाद देखा होगा कांग्रेस के जो नाना पटोले वहाँ के स्टेट चीफ हैं, उनके नाम पर पोस्टर लग गए कि आने वाले समय के मुख्यमंत्री। तो इस तरह की जो खींचतान मच वहाँ की राजनीति में देखी जा रही है, उसके बीच में सबसे सीनियर लीडर जो पवार साहब, शरद पवार साहब की स्ट्रेटेजी के तहत ही कांग्रेस पार्टी वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो सत्ता में आ पाई, उसके साथ में शिवसेना गुट के साथ में मिलके। तो वो वहाँ के एक तरह से देखा जाए तो चाणक्य हैं। उन्होंने किसी फेस को आगे न करने की बात नहीं कही है, उन्होंने कहा है साहब कि चुनाव के बाद ही फैसला होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लिए अब वो वाली स्थिति नहीं, अपर हैंड इस समय फिलहाल नहीं दिख रहा है, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद दिख रहा था। बिल्कुल सर, वही हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जो कांग्रेस का जो है ग्राफ वहाँ पर गिरा है। ऐसे में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में कांग्रेस, क्योंकि इस बार तो अच्छी खासी सीटें दी थी, उसके बावजूद भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो इसका जो असर है अन्य प्रदेशों में किस तरीके से, खास तौर पर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में तो कांग्रेस सीधे अगर वहाँ पर हेमंत सोरेन की पार्टी से अगर कांग्रेस का गठबंधन होता है तो वहाँ पर भी कांग्रेस कमजोर ही नजर आएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, आपने कश्मीर से शुरू किया तो कश्मीर की बात कहता हूँ। कश्मीर में 42 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है, और उसके बाद 4 इंडिपेंडेंट MLA ने ज्वाइन कर लिया है, तो 46 की संख्या उनके पास आ गई है। तो 46 यानी मेजॉरिटी मार्क जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने आप ही मिल गया है। रही बात कांग्रेस की 6 सीट की बात, तो कांग्रेस के ऊपर है कि अब उसको रहना ही, चूंकि उन लोगों ने प्री पोल अलायंस किया था तो उनको रहना ही है। लेकिन कांग्रेस अब नेगोशिएट नहीं कर सकती है, इस तरह से बार्गेनिंग स्थिति में नहीं है कि साहब दबाव डाले कि हमारे सहयोग के बिना आप सरकार नहीं चला पाएंगे, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर उस तरह से दबाव नहीं डाल सकते हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर है कि उनको किस तरह की मिनिस्ट्रीज देके उनको अपने साथ एडजस्ट करते हैं। और उसके साथ में आपने कहा जैसे झारखंड की बात, तो झारखंड में अभी भी JMM का दबदबा बना हुआ है, जो ट्राइबल इंटरेस्ट को लेकर, और जो इस समय जो फ्रीबी जो प्रो पीपल प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है तो उसके पास में एटलीस्ट वो की होती है दोबारा वापसी में आने का, अगर वो प्रो पीपल प्रोग्राम के ऊपर अपने को वो करती है, जी उनके साथ आगे बढ़ती है, तथा जनता में उसकी जो है एक तरह से स्वीकार्यता बनती है। चूँकि शिबू सोरेन आपने देखा होगा कि उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला, वो जेल गए, जेल से वापस आए, तो उन्होंने उसको एक तरह से कहा कि हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन जिस तरह से जेल गए उसके बाद वापस आए, तो उन्होंने उसको एक इमोशनल एंगल दे दिया, क्योंकि उसमें चार्जेस तो सिद्ध नहीं हो पाए, तो वो केस तो चलता रहेगा, लेकिन उसको इमोशनल ट्विस्ट दिया गया। उसके बाद चंपई सोरेन उनकी पार्टी से निकल के बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो उनको एक मौका और मिल गया। चंपई सोरेन के साथ जो मैंडेट जाना चाहिए, जो वोट बैंक खिसका होगा, उसकी भरपाई ऐसा नहीं है कि JMM जो हेमंत सोरेन है नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि जो किसी पार्टी से कोई बड़ा नेता टूटता है तो उसके साथ कोई ज़रूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा वोट बैंक लेके दूसरी तरफ चला गए, ये आपने राजनीति में देखा ही होगा। लेकिन झारखंड में जो है कांग्रेस को JMM के साथ में जो है दूसरे ढंग से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि JMM अभी भी वहाँ मजबूत स्थिति में दिख रही है। बिल्कुल सर, आज का दिन की सबसे बड़ी चर्चा ये है कि इन दिनों चर्चा चल रही है, क्या जम्मू कश्मीर में भी सरकार वर्सेस LG रहेगा, क्या मुख्यमंत्री वर्सेस LG रहेगा दिल्ली की तरह, या कामकाज सही ढंग से चलेगा? क्या लगता है आपको, क्या जम्मू कश्मीर में भी दिक्कतें आने वाली हैं दिल्ली की तरह ही? दिल्ली की तरह दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि देखिए, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन है, और वहाँ पर जो है, वहाँ चूँकि प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके पूरी जो टॉप मिनिस्ट्री है और जो सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा व्यवस्था जो है दिल्ली के अंतर्गत आता है। तो दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा फिलहाल जो है कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं दिया जा सकता है, भले ही आम आदमी पार्टी ने उसको जो है कामकाज को लेकर सर, कामकाज को लेकर, क्योंकि दिल्ली में देखते थे अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे कि हमारे फाइल LG अटका देते हैं हर बार, क्या यही अमर अब्दुल्ला भी लगाएंगे? देखिए, ये राजनीतिक बातें हैं जो कि चूंकि आम आदमी पार्टी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है,
प्रोपेगेंडा के जरिए उन सब चीज़ों को प्रचारित करते हैं, जबकि उसके पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली की सरकारें रही हैं वो सुचारू रूप से सेंटर के साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एडजस्ट करके चलती रही हैं। तो एक राजनीतिक चीज़ है, उसके साथ नैरेटिव सेट करना वो और प्रोपेगेंडा का जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना, वो एक अलग बात है। दिल्ली की राजनीति दूसरी है। मैं कश्मीर की बात करूंगा तो कश्मीर में जो है आप देखेंगे कि जो एलजी है या फिर अन्य राज्य सरकारों के साथ में जो है, चूंकि वहाँ स्पेशल एक तरह से देखा जाए, जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होता है तब तक एलजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहाँ पर काम करते रहेंगे और उनके पास वो शक्तियाँ रहेंगी। लेकिन मैं आपको कह दूँ कि चूँकि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वहाँ पर जो लोग हैं, जो वहाँ पर सरकार बनती है, तो दिल्ली और उसकी मैं तो कहूँगा कि तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि कश्मीर का डेवलपमेंट होना है। कश्मीर बहुत एक तरह से सेंसिटिव स्टेट है। तो केंद्र सरकार जिस तरह से काम करती आई है, मुझे लगता है बारिंग अ फ्यू पॉलिटिकल चीज़ों को आप ले लीजिए, कुछ चीज़ें वो राजनीतिक तनाव रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है कि जो डेवलपमेंट के काम हैं वो स्कटल नहीं होने चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से बातचीत आपने देखा होगा जीतने के बाद उन लोगों ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑपरेशन और उसकी बात कही है। तो उनको पता है कि अगर उनको राज्य का डेवलपमेंट करना है, सत्ता में बने रहना है, तो आप लड़ाई लड़के जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए आपको एक साथ में आगे चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिला के। तो वो वहाँ की स्थितियाँ अलग हैं। लेकिन दूसरी बात जैसा कि आपने कहा कि वहाँ की जो राजनीतिक स्थितियों के बारे में, सबसे बड़ी राजनीतिक वहाँ पर जो चैलेंज है उनके लिए आर्टिकल 370 जो कि सेंसिटिव इशू है, तो उसका रेस्टोरेशन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके रेस्टोरेशन का मतलब है कि जो राज्य की सरकार है उसी के मन की जो है केंद्र में भी सरकार होनी चाहिए, और केंद्र में भी उस सरकार को जो है वो मैंडेट होना चाहिए कि साहब उसको रेस्टोर कर सके, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी से वो होने वाला नहीं है। तो बाकी बचता है रास्ता के उसका कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, पिटीशन वहाँ पर पेंडिंग है, वो कोर्ट में केस चलेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट किस तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के उसको किस तरह से समाधान करता है, या फिर यथावस्थिति बनी रहती है। मतलब कश्मीर में भी ऐसा कुछ मसला दिल्ली से नहीं रहेगा, आपका कहना है? नहीं, आर्टिकल 370 जो है, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, और जो वो जब केंद्र सरकार ने उसको हटा दिया है, बीजेपी की सरकार ने उसको हटा दिया है, तो उसको रेस्टोर क्यों करेगी? क्योंकि उनका जो जब से वो लोग राजनीति में, उनका सबसे बड़ा जो पार्टी के जो बीजेपी का आपने 3 मुख्य मुद्दे देखे हैं, राम मंदिर, आर्टिकल 370, ये जो 3 बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा है ये। तो उस मुद्दे को फिर वो क्यों बैकट्रैक क्यों करेंगे? रही बात कोर्ट के बीच में, तो कोर्ट में भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अब कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो अब देखना होगा, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किस तरह से उसको हैंडओवर करते हैं किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे। ये कॉम्प्लेक्स मामला, इतना आसान नहीं है कि साहब आपकी राज्य में सरकार आ गई तो आप केंद्र के ऊपर दबाव डला के उसको रेस्टोर करवा लेंगे, इतना सिंपल इशू है नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, जम्मू कश्मीर और हम लगातार हरियाणा की बात कर रहे थे, हमने आज महाराष्ट्र की बात की कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ गिरा है उसका असर सीधे सीधे महाराष्ट्र पर पड़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी सीट शेयरिंग होनी बाकी है। 3 प्रमुख पार्टियां हैं महाविकास आघाड़ी में, एनसीपी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, और कांग्रेस है, इनका गठबंधन है, और इस गठबंधन का नाम महाविकास आघाड़ी है। और यहाँ पर जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो यहाँ पर मामला फंस सकता है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा में जितनी मजबूत नजर आई उसके बाद से विधानसभा में उनको बड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस वहाँ पर कैसी स्थिति में आती है। और खास तौर पर हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, तो जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने वाली है वो किस तरीके से केंद्र के साथ मिलकर कामकाज करती है, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। और हरियाणा की हम लगातार बातचीत कर रहे थे, उन नेताओं की बात कर रहे थे जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 8 कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे हैं पिछली नायब सिंह सैनी सरकार के जो चुनाव हार चुके हैं। अब ये देखना होगा कि किन नए चेहरों को मौका मिलता है, और बीजेपी आने वाले चुनाव के हिसाब से कितने कैबिनेट मंत्री किस किस जाति और किस समुदाय से बांटती है, ये देखने वाली बात होगी। आज के पोल पंच में लगातार हमने आपको 3 या 4 राज्यों में जो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में बताया। लगातार हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। अब महाराष्ट्र की राजनीति पर हम आपको कल से कुछ अच्छी खबरें और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है वो तमाम चीज़ें बताएंगे। लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।